बेटर मेंटल हेल्थ मींस बेटर आउटकम, ऐसा कुछ रिसर्च है हमारे पास? I think the mind can achieve something which is limitless, right? So if you think, I have seen, say, 2 or 3 patients, I know every patient is different, but 2 or 3 patient, उसमें एक बोलता था, सर इस बार मैं 5 दिन का वेकेशन करके आता हूँ, फिर आप केमो दे देना, ठीक है? और एक बोलता था, सर मेरा क्या होगा और कितना लेना होगा। ये फर्स्ट वाले का जो आउटकम है ना, इट इज ऑलवेज बेटर। कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि बोलते हैं कि कैंसर डिपार्टमेंट में जाने का क्या जरूरत है, कैंसर मींस डेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज नॉट अ साइंस। और हमारा जो हेमाटोलॉजी में, पैथोलॉजी में वर्चो साहब थे, वो तो लिख दिए थे, मेडिसिन इज अ सोशल साइंस। सो लेट अस बी स्मार्ट, let us be precise, but we should not ignore that we are not treating a disease called cancer. We are treating a human who has cancer. उसमें mental health का support is a prime pillar, right? Not only for the patient, the caregivers, and even us. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक थेरेपी सेशन में बैठा हूँ आपके साथ, इस तरह से आप चीज़ों को समझा रहे हैं, द वे यू आर टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफिकल थिंग्स। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो आपने मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी इस पॉडकास्ट सीरीज को इतना प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बस यही प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं प्रेरित होता रहता हूँ कि अगले एपिसोड्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए। पिछले एपिसोड में हमारी बात हुई थी डॉक्टर अनीता सिंह मैम से कि किस तरह से प्रेगनेंसी में मानसिक स्वास्थ्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उस एपिसोड में जो आपका कमेंट्स मिले, आपके रिस्पॉन्सेज मिले, वो देखकर समझ में आया कि ये एपिसोड आपको कितना पसंद आया। अगर आप में से किसी का वो एपिसोड मिस आउट हो गया है तो उसे जरूर चेकआउट करिए। आज का जो ये हम एपिसोड रिलीज कर रहे हैं उसमें हमने बात की कैंसर और मेंटल हेल्थ के बारे में। इसमें हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर प्रांतर चक्रवर्ती सर। डॉक्टर प्रांतर देश के एक लीडिंग क्लिनिकल हेमाटोंकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एम्स न्यू दिल्ली से अपना डीएम इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी किया। उसके बाद एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता में वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। उसके साथ ही वो कई नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स के साथ कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए रहते हैं। हमारी बातचीत में डॉक्टर चक्रवर्ती ने केवल अपने रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ही शेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें दवाइयां और मेडिकल प्रोसीजर्स तो एक तरफ होते हैं, लेकिन उसके साथ ही पेशेंट का और उनकी फैमिली का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, जो सोशल सपोर्ट होता है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्होंने ये समझाया किस तरह से हम एज डॉक्टर्स, एज फैमिली मेंबर्स एंड एज अ सोसाइटी इन कैंसर पेशेंट्स की रिकवरी में मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ हमारी क्या बात हुई। ऐसे ही मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ मेंटल हेल्थ विद डॉक्टर हरकिशन ममतानी सर। हम कई तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं, बट हमने सोचा इस बार हम एक ऐसे मुद्दे पर बात छेड़ेंगे जहां मुझे लगता है मेंटल हेल्थ और मेडिसिन का सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है सर। हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में सर। बट इसके बारे में और डिटेल में बात करें सर, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आमतौर पर कैंसर को एक मेडिकल इशू माना जाता है, बट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है और आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा सर, ये किस हद तक एक साइकोलॉजिकल जर्नी भी होती है सर। देखो, इसको मेडिकल इशू बताना मतलब आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है? इट इज बेसिकली अ साइको सोशल इकोनॉमिक मेडिकल इशू। तो मैंने इतना एडजेक्टिव इसके सामने क्यों डाला, क्योंकि आप सोचिए कि अभी एक फैमिली आए हैं, दूर गांव से आए हैं, कोई शहर का कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है? क्योंकि उसका बुखार 7 दिन से चल रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, और फिर वो देख रहे कि कुछ लाल लाल धब्बे आ रहे हैं। तो वो आया, वो पीडियाट्रिक्स में दिखाया बच्चे को, तो उन्होंने कुछ देखा, फिर बोला कि ये टेस्ट करो। टेस्ट रिपोर्ट लेके जब आए, बोला कि नहीं, तुम वो हिमाटो ऑन्कोलॉजी या
ऑन्कोलॉजी या कैंसर डिपार्टमेंट में चले जाओ। जब ये पेरेंट्स को ये कैंसर सिर्फ सुनाई दिया, मतलब तब तक तो ये प्रूवन भी नहीं है, वो बोला कि कैंसर डिपार्टमेंट में जाओ जी, तभी तो ट्रॉमा स्टार्ट होता है। क्योंकि आप हमारा मेडिकल कम्युनिटी भी अजब सी है। आप देखिए हमारा जितना कैंसर सोसाइटी है या अमेरिकन हो इंडियन हो, सब लोगों में किसको यूज करते हैं कि क्रैब को, क्रैब विथ अ क्लॉज। तो कैंसर obviously it came from the Greek karkinos which means अनलिमिटेड ग्रोथ, वो अगर है। लेकिन अगर आप एक सिचुएशन को, एक कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है एक क्रैब से, जिसको देख के आपको डर लगता है, जिसका क्लॉ देख के आपको लग रहा है अरे बाप रे क्या हो जाएगा, तो उसमें उसको आप मेडिकल इशू कैसे बताएंगे? मेडिकल इशू तो बहुत बाद में आता है, वो जब सुने। ऐसे भी मैंने देखा है कि मदर वहीं फेंट कर गया है। और कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि बोलते हैं कि कैंसर डिपार्टमेंट में जाने का क्या जरूरत है, कैंसर मींस डेथ, ठीक है ना, चलो हम घर चलते हैं। ये है एक। दूसरा ये है कि ठीक है, पेरेंट्स लोग सोच रहे नहीं हम हमारा कोशिश करेंगे। वो जब घर जाते हैं तो दूसरे वाले रिलेटिव्स और सोसाइटी मेंबर्स बोलते हैं अरे इसके पीछे क्यों आपको फिजूल का खर्च करना है, ये तो जाने वाला है, इसका क्यों इलाज करा रहे हो? आई एम टेलिंग यू इन स्टैंडर्ड लाइक चाइल्डहुड कैंसर, सितंबर इज अ चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ, और इसमें कैंसर में चाइल्डहुड में जहां 90% क्योर रेट है, वहां इन स्पाइट ऑफ फ्री ट्रीटमेंट, क्योंकि फिनेंशियल मैंने बोला ना, साइको सोशल इकोनॉमिक फिर मेडिकल, फ्री ट्रीटमेंट में बावजूद ट्रीटमेंट अबंडनमेंट होता है कम से कम 50 से 60%। क्यों है ना? तो ये क्यों को समझने के लिए आपको जानना है कि हम बोल रहे हैं कि हम फ्री इलाज दे रहे हैं, लेकिन हम पूरा सिचुएशन को टैकल नहीं कर रहे हैं। वो आएंगे, उसका फादर उनके साथ रहेंगे, उसका जो जॉब था वो चला जाएगा, वो बेचारा कैसे सपोर्ट करेगा, और एक भाई बहन रहेगा। अच्छा, हम बोलते हैं कि कैंसर मरीजों के लिए रेलवेज का वो है कि उसको फ्री में जर्नी, 1 पेशेंट विथ 1 अटेंडेंट, लेकिन बीच में जो बस ले रहा है, ऑटो ले रहा है, टोटो ले रहा है, उसका क्या? फिर कहाँ रहेंगे? जब लोग गांव से शहर में आता है, आप ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जाओ या मेडिकल कॉलेज कोलकाता जाओ, फुटपाथ में सब लोग बैठे हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट प्लेस टू स्टे, क्योंकि वहां इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज्यादा है। तो ये सब देख के इसका जो ट्रॉमा है ना, और लोगों को जो एक तो इग्नोरेंस है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, और एक है द डिपिक्शन, है ना, कि कैंसर मतलब ऐसा है कि आप आनंद को देख लो मूवी को, वहां भी अल्टीमेटली तो मर ही जाते हैं। तो क्या होता है ना कि लोगों के पास कैंसर और डेथ सिनोनिमस हो गया है। और अभी कोई फिल्म थिएटर पे जाओ, आपको दिखाएगा कि टोबैको से क्या होता है, उसमें भी जो भी होता है आइदर सीवियरली डिफॉर्म्ड या मर जाते हैं। तो ये क्या है? आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट, यस लोगों को डराना जरूरी है कि तुम अगर सिगरेट पियोगे, तुम अगर तंबाकू चिबाओगे तो तुमको ये होगा, लेकिन जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको बोला कि तुम कैंसर ओपीडी में दिखाओ। मेरा बहुत सारे मरीज है, जैसे मेरा एक फ्रेंड पहले एक हॉस्पिटल में था, अभी वो एक मेडिकल सेंटर में गया है जिसका नाम है कैंसर सेंटर। उसको कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन मेरा दोस्त अच्छा है, मैं बोला उससे एक बार ओपिनियन ले लो, बोला नहीं कैंसर सेंटर तो मैं नहीं जाऊंगा, अब किसी और का नाम बताइए। तो ये जो हमारा ओपिनियन है, परसेप्शन है, माइंडसेट है कैंसर का, दिस कैन नॉट बी मेड सो सिंपल एज अ मेडिकल कंडीशन। आई थिंक आपने बहुत सारे पहलुओं पर टच किया है सर इसमें, बट एक चीज जो मुझे लगता है, एक थीम जो बार बार झलकी आपके नैरेटिव में, वो है स्टिग्मा सर। हाँ, और मैं एज अ साइकाइट्रिस्ट, मैं जहां भी जाता हूँ बात करने में, सबके साथ यही बात करता हूँ कि मेंटल हेल्थ के सराउंडिंग बहुत स्टिग्मा है। करेक्ट। बट आपसे बात करके ये भी समझ में आ रहा है कैंसर को लेकर भी काफी स्टिग्मा है सोसाइटी में। बहुत सारे स्टिग्मा है। मैं एक एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूँ
ये 6 साल पहले की बात है। हमारे मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट था, अभी CML बोल के एक डिजीज है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, उसको हमने एक डायबिटीज की तरह डिजीज कर दिया है। हर दिन आप गोली लेते रहो, यू विल नॉट डाई ड्यू टू द डिजीज, ऐसा है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को वो एक्सेलरेटेड फेज ब्लास्ट क्राइसिस में जाता है। तो ऐसा एक मरीज था, यंग बॉय, वो उसका अनफॉर्चुनेटली दवाई काम नहीं किया, वो एक्सेलरेटेड फेज में ब्लास्ट क्राइसिस में जाके अल्टीमेटली वी लॉस्ट हिम, ठीक है। एंड ही वाज द ओनली सन ऑफ एन एल्डरली लेडी हु वाज लिविंग अलोन। यू कांट बिलीव दैट नो वन एक्सेप्ट दैट लेडी वाज प्रेजेंट टू टेक, हम तो मरने के बाद सबको बॉडी बोलते हैं ना, उसका कोई नाम नहीं रहता है, कुछ नहीं, वो घर जाने में और वो लास्ट राइट्स करने में रेडी था। तो जब सुपरिटेंडेंट ऑफिस ने मेरे को बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैं बोला क्यों? बोला वो पंचायत प्रधान से एक बार बात कीजिए। बोला गांव वाले बोला है कि ये कैंसर से मरा है, अगर इनका बॉडी हमारे गांव आएगा वो कोविड की तरह हमारे सबको हो जाएगा। They were not ready to cremate, and ultimately the hospital authorities had to do it. And this I'm speaking of 2019. So shocking sir, so shocking. दूसरा ये है, मैं और एक बोलता हूँ कि एक चाइल्डहुड बच्ची थी, वो आए और उसका इलाज चल रहा था। आपको मालूम है कैंसर के लिए भी और कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो उसको फीवर आया, वो जब हॉस्पिटल में आया वो बोला ठीक है एंटीबायोटिक हम डोज दे रहे हैं, तुम तुम्हारे पास के डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कंटिन्यू करो, क्योंकि हमारे यहाँ बेड नहीं है। वो तो प्रॉब्लम है हेल्थ सिस्टम्स का। तो वो जा नहीं पाया, वो किसी और के पास गया, वो बोला कैंसर मरीज हम नहीं देखेंगे। तो आई एम टेलिंग यू दिस स्टिग्मा इज नॉट ओनली अमंग्स द कम्युनिटी एज अ होल, दिस स्टिग्मा समटाइम्स परकोलेट्स टू एडुकेटेड पीपल टू सच एन एक्सटेंट कि मैंने बोला ना लोगों को फुटपाथ में रहना होता है। सो ऑन बिहाफ ऑफ एन NGO वी वर डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड एन HAH। क्या है? होम अवे फ्रॉम होम। ठीक है, कि जो लोग आते हैं उसको फुटपाथ में नहीं रहना पड़े, वो रहेंगे कम्युनिटी में, उसको राशन मिलता है, वो खुद कुक करते हैं हाइजीनिकली और वो करते हैं। तो हम लोग किराए पे एक घर लिया। तो NGO से मेरे पास फोन आया कि सर वो नेबर लोग बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं सर, अभी हम लोग एडवांस भी दे दिया है, हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, आप एक बार जाके बात करो। तो मैं गया एक दिन, तो बोला क्या प्रॉब्लम है? जो मेरे से बात कर रहे हैं वो रेसिडेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ही इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर इन द हार्ट ऑफ कोलकाता, अर्निंग अ वेरी डिसेंट सैलरी। वो बोला नहीं, यहाँ ये सब बच्चे रहने से इनका जो यूज प्रोडक्ट्स आएगा ये ठीक से डिस्पोज नहीं होगा, ये सब हम लोग को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, इन अ सिटी एंड दैट टू वेरी हाईली एजुकेटेड IT पर्सन। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। बोला नहीं, हम लोग सिक पीपल को हम यहाँ रहने क्यों देंगे, आप हॉस्पिटल में रहिए। मैं बोला आपको एकदम यू आर कन्विंस ना दैट यू आर नॉट सिक? बोला नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे? मैं बोला अगर आपका कल कैंसर हो जाएगा तो आपके घर वाले आपको निकाल देंगे, क्योंकि आप सिक है, कैंसर है, आप हॉस्पिटल में जाके रहिए, तो आपको कैसे लगेगा? ठीक है। जब मैं चैलेंज किया तो वो कुछ सोच के बोला नहीं लेकिन आप, मैं बोला हम लोग यहाँ थोड़ी कीमोथेरेपी ये सब देंगे, ये तो रहने का जगह है, ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में होगा, लेकिन क्या आप चाहते हैं वो आज भी फुटपाथ पे रहे? उसको एक घर, और कितना क्राउड फंडिंग CSR से फंड आ रहा है कि उसको ठीक रखने के लिए, और आप लोग जो सो कॉल्ड एडुकेटेड है आप तो हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन आप काम करने भी नहीं दे रहे और डिफिकल्ट बना रहे हैं। तो ये है कैंसर का स्टिग्मा। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज किसका है? जो बच्चे और मदर को हो रहा है वो तो है, लेकिन क्या इस नेबर का भी मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं है? इसका डायरेक्टली हम बोलेंगे कि ये एडुकेटेड है, लेकिन इसका तो एक थॉट ब्लॉक है ना। इसको साइकेट्रिस्ट नहीं ट्रीट करेगा, लेकिन ट्रीट कौन करेगा मेरे को पता नहीं है। एंड यही वो आप जो कह रहे थे, इट इज अ सोशल थिंग, सो दिस इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर कम्स इन अ बिग वे। तो फिर सर जैसे हम देख रहे हैं कैंसर इज एसोसिएटेड विद स्टिग्मा, मैंने बताया मेंटल हेल्थ इज एसोसिएटेड विद स्टिग्मा, राइट। दो स्टिग्मेटाइजिंग चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, तो मैं सोच ही सकता हूँ कि कितना डिफिकल्ट रहता होगा लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना। तो
मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आपके पास आकर क्लिनिक में लोग डायरेक्टली एडमिट करते हैं सर? नहीं, एडमिट तो छोड़ो, क्या होता है ना, ये हम लोग बचपन में पढ़े थे मेडिकल कॉलेज में, पहले तो डिनायल होता है। अब सोचो मैं 100 मरीज देख रहा हूँ, एक बच्चे आए हैं, ओनली चाइल्ड, मैंने बोल दिया कि आपका बच्चे का ब्लड कैंसर हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको इलाज करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इस ऐसे जो एक आश्वासवाणी है 2 मिनट के लिए, इज इट सफिशिएंट? इट इज नॉट सफिशिएंट, एंड देयर आर सो मेनी पीपल टेलिंग देम अदरवाइज। ठीक है, तो ये जो डिनाइल होता है ना, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्चुअली देयर वाज अ डिसर्टेशन बाय वन ऑफ द एमडी साइकेट्री स्टूडेंट्स, एंड वी सॉ चाइल्डहुड ALL व्हिच इज अ क्योर रेट ऑफ 90%। उनका मदर्स में जो प्राइमरी केयर गिवर होता है, 96% of them were depressed. Fortunately, children को उतना डिप्रेशन हम तुम नाप भी नहीं सकते हैं, और दूसरा ये वो तो समझते नहीं है, वो हॉस्पिटल में रह के फिर दूसरे को देख के उसको समझ में आता है। आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ माई रेसिडेंट्स टोल्ड मी कि सर, क्या ये सच है कि इंटेलिजेंट लोगों को ही ब्लड कैंसर होता है? मैं बोला ये तुम दूसरी तरफ से देख रहे हो। ये बच्चे लोग हॉस्पिटल में रह के, एंड यू नो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यू कैन नॉट रिलीज देम बिकॉज इफ दे कम बैक दे कैन नॉट गेट अ बेड। तो ये हेल्थ सिस्टम्स का एक डेफिसिट है। करेक्ट। तो अ चाइल्ड इज स्टेइंग इन अ हॉस्पिटल फॉर मंथ्स, इसको चेंज करना जरूरी है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। तो वो क्या होता है, इतना सफरिंग देख के, और उसका दोस्त कौन बन जाता है? नर्स लोग। उनको वो गॉज करते हैं, उनको फेक इंजेक्शन देता रहता है। तो ये रहते रहते ना, व्हेन दे लर्न द हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ, दे लुक इंटेलिजेंट टू यू। मतलब देयर कोपिंग मैकेनिज्म, दिस इज देयर कोपिंग मैकेनिज्म, दिस इज हाउ द चिल्ड्रन कोप। आप एक प्ले रूम बना रहे हैं, आप एक टीवी लगा रहा है, लेकिन उसको भी मालूम है ना, और वो हमेशा देख रहे हैं कि उसको माता पिता, ठीक है, उसके सामने नहीं, कहीं जाके रो रहे हैं कि क्या होगा, और एक रिपोर्ट आ रहा है, आज बोन मैरो हुआ है, क्या आएगा। वो जो एंजाइटी उनके केयर गिवर्स, उनके पेरेंट्स के फेस में है, उससे तो बच्चा को पता चलता है ना। तो ये एक है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज वो आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं हमेशा क्या बोलती हूँ हमारे रेसिडेंट्स को, कि तुमको जाके वो अंदर से निकलना है। But one thing happens, I think I should declare it here before going to the next topic. हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं ना, स्पेशली हिमाटो ऑन्कोलॉजी में, ये पहले 1 महीने में बहुत सारे कंप्लेंट्स करते हैं। सर हॉस्टल का रूम नहीं मिल रहा है, रूम मिला तो इतना गंदा है, खाना इतना है। आई कैन टेल यू आफ्टर 1 to 1.5 months, no complaints. because क्यों? they've seen the worst side They of have life. seen the worst side of life. Then they feel they are fortunate enough to live Yeah. and be healthy. Yeah, yeah. So that has happened with each of my residents, that they realize how fortunate they are that they are not having to go through this. Yeah. मतलब आपने बहुत रेंज ऑफ इमोशंस डिस्क्राइब किए सर, डिनायल, एंजाइटी, डिप्रेशन, Yes. एंड फाइनली दे कम टू टर्म्स विद इट। बहुत डिफिकल्ट होता होगा इन कैंसर पेशेंट्स के लिए टू अंडरगो दीज डिफिकल्ट इमोशंस सर। Absolutely. And if there is no one to hold their hand, मेरे को एक breast cancer survivor, quite elderly, she works with the top police and does all sorts of anti-terrorist activities. When her husband was diagnosed with a blood cancer called myeloma, and then she came to one of our meetings, the patient parent or doctor meeting karte hain, she said the first thing what happens when a cancer is diagnosed is all your so-called near and dear ones, जिसको तुम समझते थे ये मेरे वेल विशर है, वो अपने आप को हटा लेते हैं, वो हटा लेते हैं। उसका बहुत सारे वजह है। एक तो सोचते कि अरे अभी उसको इतना पैसा लगेगा, हमसे पैसा नहीं मांगेगा ना, फिर मेरे को तो नहीं बोलेगा ना कि एक दिन हॉस्पिटल में लेके जाओ। So I'm telling you, it becomes so difficult for them because whoever were supposed to be with them, be more with them, they remove themselves.
So this is a social problem. And that in turn increases the mental health problems. Absolutely, absolutely. Where is the support? Correct. It would have. See, I'll tell you. Look at the contrast. एक बच्ची 6 year old उसको ल्यूकीमिया हुआ है कनाडा में. क्या होता है मालूम है? Their family first they go through this denial, some sort of depression, but then when she starts improving, when she gets the chemotherapy, वहाँ तो national health service है, सब कुछ free मिल रहा है. When she gets through it, she becomes a brand ambassador of that disease. Okay. And you know, she tells, this is nothing. You'll see so many films have been made in Hollywood on this, right? And a lot of people then come and help her. हमारे यहाँ अगर 6 साल की एक बच्ची को होता है, एक तो है कि फिनांस कहाँ से आएगा. ठीक है, गवर्नमेंट का अभी बहुत सारे स्कीम है, स्कीम में ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, फिर भी वो छुपा के रखता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर माइंडसेट एंड आवर माइंडसेट. यहाँ छुपा के क्यों रखता है? क्योंकि यहाँ लोग विश्वास करते हैं कि इसको कैंसर हुआ है, मतलब इसके माता पिता या उसके माता पिता ने कुछ ऐसा कर्म किया था, इसका फल इसको मिल रहा है. So you cannot see a family openly declaring, yes, my child has cancer and she's surviving. You look at Twitter. They tweet, today was 168th day. She has completed her chemotherapy. Wish her well. And they don't, even get their faces covered by something. They're proud to say. See, they are warriors. Actually, I say no one should be a warrior because this journey should be very smooth. But in our country, unfortunately, due to so many reasons as we discussed, ये एक war बन जाता है. Shouldn't be a war. It should be something where you're driving along the way and all the traffic lights. जैसे green channel होता है ना, जब organ donation के लिए आप organ लेके जाते हैं, this journey should be as smooth as that. और उसमें mental health का support is a prime pillar. Right? Not only for the patient, the caregivers, and even us. Right? Right, sir. So, but unfortunately, वो होता नहीं है. हो ही नहीं रहा है. Right, sir. But I think I really like that statement of yours, sir, कि this journey of cancer is like a war. Yeah. The patient fights. Yeah. And मेरे हिसाब से एक और opponent, correct me if I'm wrong, sir, I might be misinformed, but एक और opponent जो इस war में वो patient लड़ रहा होता है, वो उसके treatment से भी होता है, sir. Yes. तो treatment से क्या क्या issues हो सकते हैं and especially mental health challenges, be it surgery और chemotherapy और radiotherapy, क्या क्या mental health challenges इन सब से हो सकते हैं, sir? देखो, एक तो होता है जब diagnose होता है और वो if it's an adult, at the back of their mind will be, when will I die? ये तो एक चलता रहता है. So that anxiety is there. सोचो कि ये बंदा पूरा फिट था, मैराथन दौड़ रहा था और फिर उनका सर्जरी हो गया. स्पेशली GI सर्जरी होता है तो उसको ठीक से खाना नहीं ले सकते हैं, जिसका कोलोन में होता है, कोलोस्टोमी बैग होता है. तो ये सारे एक एक बैरियर्स है. ठीक है ना? और वो अपने आप को समझते हैं कि नाउ आई एम डिसेबल्ड. दे डू नॉट थिंक आई एम स्पेशली एबल्ड. राइट? हम लोग तो दिव्यांगन बोलते हैं, दिव्यांगजन, लेकिन वो समझते हैं कि मैं धीरे धीरे डिसेबल्ड हो रहा हूं. तो इसमें मेंटल जो होता है, केमो हमारा, हम धीरे धीरे प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी पे जा रहे हैं, टारगेटेड में जा रहे हैं, जहां टॉक्सिसिटी कम होता है. लेकिन मैक्सिमम केमो इज लाइक कारपेट बॉम्बिंग. So you're also killing the normal cells. You're losing your hair. Losing hair, especially be it a male, be it a female, it's very difficult for them to accept. So the first thing we do is tell them, like we try to counsel them, कि अरे जो नया आएगा वो और बेहतर होगा, थोड़ा वेट करो. और वो रेचिंग, वॉमिटिंग, खाना खाने की इच्छा नहीं होता है. बच्चे लोग का फूड फैट तो ऐसे ही होता है. तो उसमें अगर आप बोलेंगे ये नहीं खाना बेटा, वो नहीं खाना बेटी, और फिर एक ही टाइप का ब्लैंक फूड देते रहेंगे, तो वो रिकवरी नहीं होता है. सो वी हैव टू कीप ऑन. दैट्स व्हाई एक मेंटल हेल्थ कोपिंग वर्कशॉप हम लोग क्या करते हैं, कुकरी वर्कशॉप करते हैं कि मदर लोग को सिखा देते हैं कि कौन कौन सा खाना आप दे सकते हैं जो हाइजीनिक है, और उसमें से आप बताओ कि आप कैसे इनोवेट करके कुछ अच्छा टेस्टी बना रहे हैं. So what happens is your every aspect of life is being affected, right?
दिस ट्रीटमेंट, द डिजीज इटसेल्फ तुम्हारा इम्यूनिटी इतना कम कर देता है। तो हम लोग इतना रेस्ट्रिक्शंस देते हैं। जो लोग गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का डाकघर देखे है ना, अमल थे उधर, तो अमल का इतना रेस्ट्रिक्शन था कि वो विंडो के पास भी नहीं जा सकते थे। तो बहुत सारे लोग मेरे को आके पूछते हैं, अच्छा रविन्द्रनाथ क्या अमल को ऐसे देखे कि उसका कुछ कैंसर हुआ था? मैं बोला ये तो मालूम नहीं है, ये रविन्द्रनाथ को ही मालूम होगा, लेकिन हो सकता है इतना रेस्ट्रिक्शन हम देते हैं ना कि कोविड में जैसा रेस्ट्रिक्शन था उससे भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसका लाइफस्टाइल। तो वो है ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स जो मैंने बोला जी। आप खाना नहीं खा सक रहे, आप वीक लग रहे, आपको इतना खून चला रहे, इतना सपोर्ट दे रहे, और सर्जरी के बाद आपका एक मेन ऑर्गन को शायद निकाल दिया, फेस का कुछ सर्जरी हुआ वो डिसफिगर हो गया। अच्छा बाद में प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, बट यू कैन इमेजिन द ट्रॉमा दिस पीपल गो थ्रू। ये जो डिसफिगरमेंट जो अभी सिनेमा हॉल्स में भी टोबैको इसमें दिखा रहे हैं ना, सो दोज आर ऑल देयर बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ अ डिमंड स्टिल नोइंग दैट इट माइट कम बैक, है ना? तो ये तो है ही। मतलब जैसे आपके नैरेटिव से भी झलक रहा है सर कि मतलब कैंसर से तो वो बैटल चल ही रही है, बट वो जो ट्रीटमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं वो भी अभी हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज अ गुड न्यूज। बट अभी भी उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज तो और कंपाउंड ही हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर आपने इस दौरान ये भी बात की केयर गिवर्स के बारे में। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सर कि किस तरह से केयर गिवर्स अफेक्ट होते हैं। कुछ लोग तो हाथ झटक लेते हैं, जैसा आपने बताया कि इतनी ओके बात वो छोड़ देंगे, लेकिन जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, बहुत ही अलार्मिंग था जब आपने बताया कि मोर देन 95% ऑफ मदर्स ऑफ अ मैलिग्नेंसी which is curable in 90%, which is curable in a large number of cases, उन महिलाओं को भी अपने बच्चों को लेकर डिप्रेशन हो रहा है सर। तो ये केयर गिवर बर्डन को आप किस तरह से देखते हैं सर? ये केयर गिवर बर्डन को ऐसे देखते हैं क्योंकि एक तो है कि व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट, नंबर 1 एंजाइटी, नंबर 2 हाउ विल वी एंश्योर द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट, ये भी केयर गिवर सोच रहे हैं। नंबर 3 अगर मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है तो आर वी गिल्टी कि हम बेस्ट केयर नहीं दे रहे हैं। ये भी एक डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि अरे नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे। जैसे हम हर फैमिली को बोलते हैं कि बोला नहीं सर ये दवाई भी हम देंगे, कभी भी अपना जो जमीन है, अपना जो घर है, उसको बेच के कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करना है। ओके, वी शुड नॉट एनकरेज सच थिंग्स। दिस may sound to be so heroic and all that, because you have to think of the other members. They all should still survive. How will they survive? लेकिन उसमें गिल्ट आता है, और उस गिल्ट में हम लोग क्या करते हैं ना, वी प्ले गॉड। हम तो कभी कभी नया जो ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है या रिइंबर्स नहीं होता है वो आया है ये भी नहीं बताते हैं, because they are so expensive. तो अगर आप बताएंगे तो उसको लगेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं। इसमें तो मेंटल हेल्थ इश्यूज और बढ़ जाते हैं। करेक्ट। और ये होता है कि ये करते करते दे ऑल्सो बिकम सिक, नॉट ओनली मेंटली बट फिजिकली भी होता है, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक अच्छा जगह नहीं है। वहाँ आप आ रहे जा रहे रह रहे, अगर बच्चा है तो उनके साथ रह रहे, अगर बड़ा भी है अटेंडेंट होके रह रहे, इतने सारे क्रॉस इन्फेक्शन हो रहे, तो देयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट टू इट एंड अ मेंटल कंपोनेंट, एंड दैट एंजाइटी whether you're doing the right thing, and एक प्रॉब्लम हमारे तरफ से है, I do agree that we do not share visualization of that journey. हम क्या करते हैं, हम पहले बोल देते हैं अरे ठीक है हम केमो दे देंगे। केमो मिलने के बाद क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, उसको आप कैसे कोप करोगे, ये भी करना जरूरी है। एंड आई टेल यू कि लोग इसको सोचते हैं, जैसे ताइवान में वो लोग क्या करते हैं ना, जब पहला डायग्नोसिस होता है स्पेशली चाइल्डहुड कैंसर में, दे आर नॉट देन सेंट टू द नर्स और द डॉक्टर, देयर आर दिस सर्वाइवर्स who act as ambassadors. These survivors take up the family.
they share their entire story with them. For 2 to 3 days they tell them कि ऐसा हुआ था, मेरा ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, and what I think is they acclimatize them. Then only they are brought again to the doctor. और क्या होता है ना, हमारा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में भी बहुत इंसेंसिटिविटी है. ये मेंटल हेल्थ इशू का और एक प्रॉब्लम है. जैसे बहुत कोई एल्डरली को लाया ना, तो उसका सन और डॉटर बोलते हैं आप उनको मत बताइएगा. तो आइडियली आई शुड, अकॉर्डिंग टू दिस, दैट यू नो इफ आई गिव केमो एंड ऑल, आई शुड टेल देम दैट दे हैव कैंसर. लेकिन अभी हम लोग बहुत टारगेटेड देते हैं, तो हम सिनोनिम्स यूज करते हैं जिसमें कैंसर वर्ड नहीं है. लेकिन वो भर्ती थे, किसी और ने किसी और को, जो मौसी रहते हैं या ये रहते हैं या नर्स बोलता है, ये बोलते हैं अरे वो कैंसर पेशेंट को ये जाके ये दवाई दे दो. You can imagine that what happens. I do not support the conspiracy of silence. Yeah. But I support that if you give that information in a graded manner, it is easier for the human mind to blend. आप साइकेट्रिस्ट लोग क्या समझते हैं, आप बताओ. नहीं, आई थिंक सर आप जो बता रहे हैं, वी समहाउ टर्म इट एज ब्रेकिंग बैड न्यूज. Yes. It is a skill, it is a art. It is a skill. And I remember taking such lectures for my peers who have to break bad news. And जैसा आपने कहा, I mean it goes certain steps. Right. कि सबसे पहले आपको पेशेंट का रेडीनेस चेक करना पड़ता है, हाउ मच रेडी दे आर, एंड वो कितना विलिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. What is it that they already know about it? And फिर उसके बाद एक धीरे धीरे, जैसा आपने कहा, ग्रेडेड तरीके से उनको वो इन्फॉर्मेशन देना है. बट वो इन्फॉर्मेशन देने पर ही रुकना नहीं चाहिए. नहीं. उसके बाद वी हैव टू चेक हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट, Absolutely. एंड वेदर दे आर कंफर्टेबल अबाउट इट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ शॉकिंग थिंग सर. Absolutely. अगर ये न्यूज को प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया जाए, जैसे हम कहते हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज, तो थोड़ा आसान हो जाता है पेशेंट्स के लिए. शायद एकदम इजी तो नहीं रहेगा सर, इट इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग, बट थोड़ा उनको एक महसूस होता है कि नहीं, डॉक्टर हमारे साथ है इस जर्नी में, अगर वो डॉक्टर उस तरह से उसको डिस्क्लोज करता है सर. Exactly. आप भी यही प्रिंसिपल्स पर हाँ, ये करते हैं. और देखो, वेस्टर्न मेडिसिन बुक्स में लिखा रहता है कि यू शुड बी ट्रांसपेरेंट. या बट हमारे जो फिलोसॉफी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ सब टाइम ट्रांसपेरेंसी डजंट वर्क. यू नो, इफ समवन इज नॉट अवेयर एंड हैज एन इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि मेरा लड़की का शादी देना बाकी है. हाँ. मैं बोला अरे ठीक है, तो ठीक है, उसके लिए अगर वो 2 महीने उसको बिना जान के सपोर्टिव में रह रहे या कुछ ले रहे, तो उसमें क्या है इतना ट्रांसपेरेंसी. देखो, ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि आइडियली एक भी दवा दे रहे, उसका जो 50 साइड इफेक्ट्स है वो सब बता दो. हम सच पूरा बता देंगे तो वो कोई दवा लेगा ही नहीं. मेरे पास एक 16-year-old गर्ल आया, शी हैज वन ऑफ द बेस्ट कैंसर्स इन द वर्ल्ड, विच इज हॉजकिंस लिम्फोमा. ठीक है, वो और उनके फादर 3 साल से केमो नहीं ले रहे हैं. इट वॉज इनिशियली स्टेज 1. उन्होंने कुछ ऑयल लगाया, कुछ ये किया, कुछ ये खाया, कुछ वो खाया, कुछ पहना, और फिर वो स्टेज 1 से स्टेज 4 हो गया. बट इतना अच्छा डिजीज है कि वो अभी तक सरवाइव कर रहा है. आई नीडेड 2 days टू कन्विंस देम कि ये केमोथेरेपी उतना खतरनाक नहीं है. तुम जाके दूसरों को पूछो ना जिसको हुआ है. तो एक जो सोशल इग्नोरेंस है, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है. टोटली है ना. और वो एक ना एक, जैसे हमारा एक इमेटिनिब बोल के दवा आया था 20 years बैक, अभी भी सर्कुलेट करता है कि अभी एक नया ड्रग आया है, वो मद्रास में, चेन्नई में एक हॉस्पिटल में फ्री मिलता है. अरे सब जगह फ्री मिलता है वो. तो क्या करें. WhatsApp University is the big culprit. WhatsApp University, and I think it contributes to a lot of this mental health disorder. It is sir. वो कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा बढ़ाएगा, तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज स्वाभाविक सी बात है बढ़ेंगे सर. बट सर, यहाँ पे इस सब सिचुएशन में आपने बताया कि किस तरह से कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है वो पेशेंट्स के लिए, उनके केयर गिवर्स के लिए डिफिकल्ट होता है. ट्रीटमेंट भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को कंट्रीब्यूट करता है सर. क्या हमारे पास एज अ सिस्टम कुछ ऐसी चीज़ें इन प्लेस हैं जहां हम कैंसर पेशेंट्स को रूटीनली
डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए स्क्रीन करते हैं सर? ये एक्चुअली रिसर्च प्रोटोकॉल में कभी होता है, रूटीनली बहुत कम जगह में होता है। धीरे धीरे सेंट्रल लोग साइको ऑन्कोलॉजी को देख रहे है ना, क्योंकि और आप लोग ऐसे ही इतना रेयर है, तो आपको बुलाएंगे तो आप लोग आएंगे नहीं। अच्छा, और ये है कि हमारा जो नॉलेज है वो अंडर ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ाए थे और उसके बाद कुछ 15 डेज का इंटर्नशिप। हमको मालूम है कि ये है, और प्रॉब्लम ये है जब पेशेंट को होता है ना, बिकॉज ऑफ द केमोथेरेपी एंड अदर ड्रग्स, समटाइम्स वी कांट यूज दिस एंटी डिप्रेसेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, बिकॉज उनका भी साइड इफेक्ट होता है कि काउंट कम कर देते हैं, तो वी कैन नॉट यूज इट। व्हाट आई थिंक इज द नीड ऑफ द आवर इज, और लोग मेरे को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट आई थिंक whichever center in the world has shown better outcomes in terms of mental health contributing to it, they have a lot of volunteers. ठीक है ना, जो उसके रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन वो उसका 2 घंटा आके इससे काम करते हैं। जैसे आई वर्क विद समटाइम्स रोटरी लाइफ बियॉन्ड कैंसर, मैं उसको वही बोलता हूँ, आप जाके सिर्फ उसके पास बैठो, उसका बात सुनो। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर फंड में एक चिट्ठी लिखना है, आरोग्य भारत में चिट्ठी लिखना है, कहीं पे CSR में चिट्ठी लिखना है, चिट्ठी लिख के हेल्प करो। तो वी कैन डू दिस एज अ टीम। फिर ये लोग जब करते रहेंगे, जैसे हमारे वॉलंटियर्स है, उसके बाद उसको थोड़ा सा ये स्क्रीनिंग और काउंसलिंग अगर हम सिखा देंगे, क्योंकि आपके पास इतना साइकोलॉजिस्ट कहाँ हो, करेक्ट है ना, बहुत शॉर्टेज है। हाँ, बट एनी ह्यूमन बीइंग हु इज एम्पैथेटिक, ओके, आई हैव सीन पीपल, ऐसे वॉलंटियर्स जिसका क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है, उसका वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो आई टेल देम, यू कीप ऑन जगलिंग योर रोल्स। 1 महीने के लिए आप सिर्फ सोशल मीडिया को देखो, आप वार्ड में जाके वो मत करो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज डूइंग माय MD, आई वाज डूइंग MD इन एडल्ट मेडिसिन, लेकिन मैं उधर पीडियाट्रिक्स में वो ट्रीटमेंट नहीं होता था, तो बच्चे का उम्र बढ़ा के जो बॉर्डर लाइन टीनेजर्स थे मैं भर्ती करता था। But when I lost a child, I couldn't come to the ward for 3 days. My professor also knew it. तो वो सिर्फ पूछ लेते थे, अच्छा वो बच्चा चला गया ना, ठीक है, वो 3 दिन बाद आएगा। It's not good because I'm not being able to help others. But unfortunately, I couldn't come and see that empty bed. For a child who was playing, right? So childhood hemato-oncology, especially hemato-oncology, has been labeled as one of the most stressful mental health issues in the world. This is not for patients, this is for the doctors, even the nurses, because they grow such a rapport with them, and they suddenly see that that child is suffering. It's very difficult for us. इससे एक चीज तो सर सामने आ रही है जो मैंने भी काफी देखी है, वो डॉक्टर्स जो कैंसर जैसी इलनेसेस को ट्रीट करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे सर। एब्सोल्यूट। और ये आपने भी अपने करियर में बताया है कि आपने मतलब एक्सपीरियंस किया ही है सर। आपका जो ये इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, काफी यंग डॉक्टर्स सुन रहे होंगे सर, उन्हें आप क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ को एक प्रॉपर स्पेस में रख पाए सर? हाँ, अभी जो फैड है ना, वो है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस करो। तो मैं ये बोलता हूँ यार, बैलेंस हम किसको करते हैं? जो दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, ये वर्क और लाइफ 2 डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, स्पेशली फॉर अस हु आर इन दिस प्रोफेशन। इधर क्या है, आई कॉल इट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, लेकिन ये नहीं है। और मैं हमेशा हमारे रेसिडेंट को बोलता हूँ कि एक न्यूली डायग्नोज स्टैंडर्ड रिस्क के पीछे आप जो दे रहे हैं, अगर एक थर्ड रिलैप्स है, फैमिली मेंबर्स माइट गेट वेरी एंग्री व्हेन दे लिसन टू दिस, कि उसका चांस लेस देन 10% है, उसको आप फिर से कुछ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी एज इट इज हैव एन एक्शन बायस। हम बैठ के तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करना है। बट दैट सेम एनर्जी इफ वी चैनलाइज to treat more and more people who have a chance of a better outcome, then our mental health issues, because nothing succeeds like success. When I see that I've treated a child 20 years back and now he is an engineer, he comes and tells me, see, here I am.
that is a kind of positive reinforcement that ये सब कुछ खराब नहीं है. और हम ये बोलते हैं कि मेडिकल साइंस में we have to understand our limitations. First of all, medicine is not a science. Okay. और हमारा जो हेमाटोलॉजी में पैथोलॉजी में वर्चो साहब थे वो तो लिख दिए थे मेडिसिन इज अ सोशल साइंस. ओके, क्योंकि हमारा लॉस कहाँ है? फिजिक्स में न्यूटन का लॉ कहीं भी है वो है. हमारा लॉस कहाँ है? एक भी लॉ नहीं है जो इधर भी काम करेगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी काम करेगा, कम्युनिटी में भी काम करेगा और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करेगा. तो लिमिटेशन जानना जरूरी है. बट देयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ पैलिएटिव केयर. और हमारे सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं पैलिएटिव केयर मींस एंड ऑफ लाइफ केयर. दैट इज नॉट. पैलिएटिव केयर शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर, so that they make your journey smooth. Right? लेकिन palliative care department कितना है? And you know, when you see people like Dr. Gopala Krishnan, who has made Pallium India and Kerala and all, he has written a book also. Okay. And that book is very important, I think, for the caregivers. और आज जो हम लोग को सुन रहे हैं, the title of that book is Walk with the Weary, W-E-A-R-Y. You know, because you might be exposed to death, but death of someone who is suffering or death of someone who was very well and suddenly gets a diagnosis of cancer and dies within a month, it's a different issue altogether. Totally. So we have to prime ourselves. We are not dealing with inanimate objects. We are not dealing with an iPhone or an Android phone. We are dealing with a human life. तो हमारा ट्रेनिंग वैसा होना चाहिए. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट अगर नहीं है तो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट बी हियर. आई एम टेलिंग यू, आई एम समटाइम्स रूथलेस. इफ यू डू नॉट हैव एम्पैथी, if you cannot put yourself in the shoes of that patient or the shoes of the caregiver, you will not be able to deliver whatever little care you can. है ना? And we are always told you have to be objective. How can you be objective with human life? Yeah. Right? How can you be objective with a family who know that this person is not going to live long? But still, I think you can give hope. So we always say you cannot cure everyone, but you can treat everyone. You can talk to everyone, right? So this philosophy of care is more profound at a philosophical level in oncology. Right? करेक्ट. बहुत अच्छे मैसेजेस दिए आपने सर डॉक्टर्स के लिए. एंड आई हैव टू एडमिट सर, फॉर द लास्ट हाफ एन आवर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं सर. हाँ. जो शायद कुछ मेडिकल कम्युनिटी के लोगों को भी खड़ा कर देंगे कि आप बोल रहे हैं. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि एक सीनियर पर्सन ऑफ योर स्टेचर इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स सर. Right. बट कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, यू मेंशन्ड पैलिएटिव केयर सर. हाँ. पैलिएटिव केयर आई थिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक कैंसर पेशेंट की जर्नी में सर. Correct. You mentioned how doctors can kind of deal with this, communicate this to patients, but एक पेशेंट के नज़रिए से सर, आप अगर कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसे समझ लेते हैं पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, अगर वो हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ एक ही चीज़, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. ठीक है, लेकिन जैसे मैं एक बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता था, ठीक है, मेरे को अपग्रेड कर दिया, तो मैं सोचता था अरे इतना अच्छा फैसिलिटी है, ये फ्लाइट कभी ना रुके, हाँ मैं एंजॉय करता रहूं. तो वो तो नहीं होता है ना. आप पूरा एंजॉय करते जाएंगे ऐसा नहीं होगा, बट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. राइट? सो यू नो, डॉक्टर्स हैव बिकम एट अ वेरी अर्ली एज victims of cancer. So I give example of Palaniti Karan, who was a very promising neurosurgeon, right, at Stanford. So we lost him at 37 years of age. That is young. Young, stage 4. He was a non-smoker, right? Still developed non-small cell cancer, improved for some time with targeted therapy, lost. But what he did was, he thought that his journey should be documented. And if you read his book, you'll understand that, you know, nothing makes us more philosophical than death.
सही बात. You can, if you go and sit in a crematorium for say half an hour, I think that will be more a dose of philosophy than if you attend a course in philosophy. So you have to understand that we have our limitations. We have come to this earth for a purpose which we might not know. We try to do everything. Sometimes it is not in our hands. There are others who are trying to help us, right? So I was telling you, that long back, Ramakrishna Paramahansa Dev, he also died of cancer. So his disciples told him that you are in direct contact with the God. Why don't you ask for some relief? He said, why should I? This is part of my journey. If I get it, it's fine. Let me accept it. But do not accept defeat. Accepting a disease is something different from accepting defeat. While you're at it, still you can do whatever drives you, right? And, palliation is also about pain relief, right? But you look at Pele, right? See, I tell that somehow in our material world, now there's a concept that if you have money, you are immortal, right? That concept is being sold also. But that has never happened. सही बात. The richest people in the world, some of them have died. Most of them have died due to cancer, right? Could they do anything? They had all the resources. So it's not that money can buy you cure. The best care, the optimal care might not be something which is very invasive for you. It should be such that you have a good quality of life till your last breath. And that concept should be accepted by the family, by the person, and also by those who are treating them. सर का important role है यहाँ. Decision. Is decision. सही बात है सर. आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली आपने समराइज किया कि पेलिएटिव केयर क्या होता है एंड उसके क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए. कुछ पॉइंट्स पर सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक थेरेपी सेशन में बैठा हूँ आपके साथ. इस तरह से आप चीज़ों को समझा रहे हैं, द वे यू आर टॉकिंग अबाउट फिलोसॉफिकल थिंग्स. बट सर हमारे डिस्कशन के लिए अगर हम कहें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या साइंस हमें बताता है सर कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की वजह से कैंसर का आउटकम बदल जाता है? बेटर मेंटल हेल्थ मींस बेटर आउटकम, ऐसा कुछ रिसर्च है हमारे पास? बहुत सारे पब्लिश रिसर्च है. And even if you look at the society guidelines like American Society of Clinical Oncology, they clearly say, it has been documented, कि studies है कि if you tackle their mental health issues, the outcome can be better. And it is obvious, it is common sense. If you are not willing to take the treatment properly, तो compliance एक issue हो जाता है. सही बात है. And I think the mind can achieve something which is limitless, right? So if you think, I have seen, say, 2 or 3 patients, I know every patient is different, but 2 or 3 patients, उसमें एक बोलता था, सर, इस बार मैं 5 दिन का वेकेशन करके आता हूँ, फिर आप केमो दे देना, ठीक है? और एक बोलता था, सर, मेरा क्या होगा और कितना लेना होगा. ये फर्स्ट वाले का जो आउटकम है ना, इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज दे हैव टेकन इट एज अ पॉजिटिव थिंग, राइट? बोला ठीक है, केमो चल रहा है, चलने दो. पोस्ट केमो यू हैव फुटबॉल प्लेयर्स, यू हैव मैराथन रनर्स, यू हैव सेलिब्रिटीज, यू हैव एवरीवेयर. बट वो जो पॉजिटिव माइंडसेट, that cannot be achieved only with tricyclic antidepressants or other chemicals. It has to come from within, and all the people who are close to them, they should share that same mindset. है ना? नहीं तो हम पॉजिटिव में हैं, लेकिन मेरा फैमिली मेंबर हर दिन मेरे को याद करे ना, अरे तुम्हारे कैंसर है, ये तो एक ना दिन आपको खत्म करेगा, ये नहीं चलेगा. So palliative care departments are very few and far in between. But as a society, can't we do something? And I think psychiatrists and psychologists have a major role to play here. Not only in terms of intervention, they should try to document the problems so that the caregivers, the patients, everyone visualizes that this is an issue.
and this has to be taken care of, right? Unless we understand what the problem is, how are you going to solve it? Right, sir. Right. Makes sense. आप कैंसर जब ट्रीटमेंट पढ़ाए जाते हैं, जो डीएन कर रहा है उसको कभी एक साइकेट्रिस्ट आके कुछ भी बोला है? तो इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी थिंग. Should be. They should understand. It's about communication skills. It is about, as you said, breaking bad news, breaking the news of death, breaking the news of a relapse. Or fear, when you know that you do not have more weapons in your hand, what do you tell? तो ये, बट मैं ये बोलता हूँ कि हम साइकेट्रिस्ट से जब बात करते हैं वो बोलता है ठीक है मेरे ओपीडी में भेज देना. वो नहीं होगा सर. सब लोग मिलके एक इंटीग्रेटेड जगह में, क्योंकि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है जो आपको उतना समझ में नहीं आएगा. तो व्हेन आई एम डिस्कसिंग इट विद द पेशेंट, you should be on the same stage. You should also understand what I'm telling the patient so that you can take it further. Similarly, I need to know what you are counseling the patient. So we should not talk something which are at loggerheads. Totally. नहीं तो प्रॉब्लम है. बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. आई थिंक वो डिस्कॉर्ड अगर दिखेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही सर. हाँ. बट विच कॉल्स फॉर मोर कोलैबोरेशन बिटवीन साइकियाट्रिस्ट्स और ब्रॉडर टर्म में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, सीमेटोन्कोलॉजिस्ट. Yes. सर इससे मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है. वन ऑफ माय टीचर्स एट टिमहैंस, प्रोफेसर एसके चतुर्वेदी, जो आपने साइको ऑन्कोलॉजी का जिक्र किया, he has done a lot of research in that, and in fact he has written a book on psycho oncology where he has compiled all the research in India that has happened. हम यही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि वो कोलैबोरेशन होना चाहिए, बट ग्राउंड लेवल पर सर क्या वो कोलैबोरेशन एक्चुअली हो रहा है? उतना दिख तो नहीं रहा है. एक्सेप्टिंग अ फ्यू टर्शियरी सेंटर्स जो सिर्फ कैंसर को ट्रीट करता है, वो एक अलग चीज है कि उससे हम पूरा. और कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी कहाँ है? एक बंदे को 1000 किलोमीटर जाके एक डे केयर में केमो क्यों लेना है? तो अभी तो डिस्ट्रिक्ट कैंसर वो तो बजट में आ गया, लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट कैंसर केयर सेंटर में, केमोथेरेपी सेंटर में हमने क्या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को लिया है? विच इज़ वेरी राइट सर. मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि कैंसर इज नॉट जस्ट अ मेडिकल इशू बट इट्स अ साइकोलॉजिकल, इट्स अ सोशल इशू, सो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान निगलेक्ट हो रहा है सर. सर आप यू हैव बीन वेरी कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिसी मेकिंग फॉर अ लॉट ऑफ इशूज रिलेटेड टू यू. व्हाट मैसेज डू यू थिंक आप देना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स को सर इस पूरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर? देखो, पॉलिसी मेकर्स आर वेरी मच sympathetic to the cause. Recent GST में भी बहुत life saving anti cancer drug को GST भी zero कर दिया. Which is so good to hear. It is so good to hear. But you have to understand that prescriptions and medicines are only part of the treatment. Totally agree sir. एक जैसा आपने कहा एक एंटी डिप्रेसेंट पूरी सिचुएशन को नहीं बदल सकता है. A lot of times, I mean, आप बात कर रहे हैं how it is a psychological, it's a social issue. हम भी जब psychiatric issues की बात करते हैं तो we talk of the biopsychosocial model. Right. So the medicines will only cater to the biological aspects. Right. But the psychological aspects, social aspects, इसके लिए मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत है. और अगेन बात वहीं आ जाती है मैन पावर की सर. Absolutely. Which is lacking. नहीं, मैन पावर की जगह मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जैसे योगा करने से, थोड़ा मेडिटेशन करने से, ये सब तो अवेयरनेस कर ही सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग तो इधर पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो हम लोग खुद हमारे चैनल पे तो कुछ दिखा सकते हैं उन लोगों के लिए. करेक्ट. वो कैसे खाना को, उसको जब भूख नहीं है वो कैसे खाएंगे, उसको जब अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी वो कैसे रहेंगे. और ये सब, ये एक सोशल लेवल पे हमको डेवलप करना है. नहीं तो नहीं होगा. ये हम सोचेंगे कि ये पहले जाएगा, फिर एक कमेटी बनेगा, फिर साइकियाट्री, साइकोलॉजिस्ट और पैलिएटिव केयर सब बैठेंगे, वो तो अलग बात है. बट आई थिंक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल आवर फेलो सिटीजन्स कि आप कुछ करो, अवेयरनेस वीडियोस करो और इसको बताओ कि सच क्या है. हम ये नहीं बोल रहे कि हम 100% कैंसर को क्योर करते हैं, लेकिन हम क्योर करते भी तो है ना. करेक्ट. तो उसको भी आपको देखना है. देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन.
और वो देखने के बाद आपको ये नहीं मानना है कि सब लोग भाग के जा रहे हैं, वी आर ऑल इन इट टुगेदर एंड वी विल बी इन इट टुगेदर। और फिर आप जो करेंगे आप बताइएगा, आप जितने बार मेरे को बुलाएंगे मैं आके बताऊंगा, लेकिन सिर्फ बताने से तो नहीं होता है ना सर। जहां वो प्रॉब्लम हो रहा है वहां जाके हमको काम करना करेगा। एंड आई टेल ऑल पीपल दैट सी नाउ वी नो 1 in 9 persons in India will have cancer, so every family will have a cancer patient probably. So they should realize that as a team, as a fellow citizen, we should all contribute to this. Which is a very important message that you're giving, which brings me to the concept of community oncology जो आपने mention किया सर। community oncology का बहुत important role है, especially मुझे लगता है कि एक इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ वेरिड कल्चरल बिलीव्स हैं एंड किस तरह के सुपरस्टिशंस बोल लीजिए या मिथ्स बोल नहीं, वो तो एक तरफ है, बट आई थिंक इंडियन कैंसर पेशेंट्स आर वेरी फॉर्चुनेट दैट दे हैव समवन टू अकम्पनी देम, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं होता है। सो कल्चर के देन पॉजिटिव साइड्स भी है। लेट अस फोकस ऑन द, लेट अस यूज द फ्लैशलाइट ऑन द पॉजिटिव एंड, कि लोग आपके लिए सोच रहे हैं। अगर ऑफिस में किसी का हुआ तो सब लोग जाके बोलते हैं बोलो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इसको करो, इसको आगे ले जाओ, एंड देन यू रियलाइज दैट दे नो दैट दे आर नॉट अलोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया कि अगर एक ग्लास आधा भरा है तो वो आधे खाली को ना देखते हुए आधे भरे को देखे थे। बट सर कम्युनिटी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं देखता हूँ वो ये पीयर ग्रुप्स होते हैं सर। कैंसर सर्वाइवर्स अपने ग्रुप्स बनाते हैं। करेक्ट। इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है सर? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हमारे एम्बेसडर्स है, ठीक है ना। तो वो जब मीट करते हैं, मैं ये भी करता हूँ कि कुछ कुछ सर्वाइवर का नंबर उनका परमिशन लेके ये नए पेशेंट को दे देते हैं। स्पेशली हम लोग जब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तब भी हम ये करते हैं कि उससे पूछो, अरे लोग तो बायोप्सी कराने से डरते हैं, बोन मैरो बायोप्सी नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ उससे पूछो, उसको हुआ है 3 बार बोन मैरो बायोप्सी हुआ है, पूछो। सो पीपल हैव टू नो दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैव टू बी डन, बट वी आर ऑल ट्राइंग टू हेल्प यू, so you be a partner in this. Yeah, and that's very heartening to hear कि I'm sure इससे लोगों को बहुत फर्क पड़ता होगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाता होगा। एकदम। And I've seen many celebrities also who had some cancer survivors in their family, or they themselves have been cancer survivors, they also come forward. लेकिन ये सबको इंटीग्रेट करना है, आइलैंड्स नहीं रख के ना, इसको एक मूवमेंट जैसा करना है। Then maybe the next podcast would be how we have changed cancer. I really hope someday we will be able to show that, sir. I mean, coming to the future, sir, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रांता चक्रवर्ती के साथ कोई भी डिस्कशन अधूरा है अगर हम ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिस्कशन में ना लाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर, यू आर अ वेरी एविड यूजर, वी हैव हैड डिस्कशंस ऑन एआई फॉर सो लॉन्ग नाउ। एआई का क्या रोल रह सकता है सर मेंटल हेल्थ इश्यूज इन कैंसर पेशेंट्स को ओवरकम करने में सर? एक चीज तो ये है इन डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अभी ऐप भी है जो आप कुछ भी हो रहा है आप रिकॉर्ड करके रख दो तो आपका जर्नी पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना उसको कुछ चीज याद नहीं रहता है, तो जर्नी को समराइज करना, रेड फ्लैग्स को डिटेक्ट करना थ्रू द वेरिएबल्स, ठीक है। और दूसरा ये है कि बॉन्डिंग through social networks. If you ask me which app is most used even in cancer care today, I think it's WhatsApp. Okay. Oh, yeah. So वो कुछ हो रहा है, वो किसी को पूछ रहा है, but WhatsApp University is dangerous. Yeah. But when you are in WhatsApp with your caregiver team, or you have access to them, so the clinics are extended beyond the fixed consultation time. I think that can take care of even physical issues and mental issues in cancer care. और mentally तो आपको मालूम है कि जब Turing test पास कर गया ना large language model, the person who took the test said that the machine was more empathetic than the human. Last year September. Yeah. So they can be empathetic, but you can be addicted to them also. Yeah. So but ये तो बैलेंस करना हमारा काम है। Correct. And as far as artificial intelligence is concerned, be it oncology anywhere, I think the medical science people have to take the lead. It cannot be at the whims of the share investors and the engineers. It has to be, if you're using it in healthcare,
वी हैव टू टेक द लीडरशिप। और जितना यंग लोग सुन रहे हैं जो अभी मेडिकल साइंस पे आए हैं और आना चाहते हैं, कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू बी द रेफरी ऑफ दिस। एवरी टेक्नोलॉजी हैज इट्स टू साइड्स अगेन। लेट अस make the most of the best side. Yeah, that is so good to hear. You spoke how it can be used well and what can be the downside of it. Yeah. But at the end, it should be used. It should. AI should be Yeah, used. yeah. Technology should be used, sir. Yeah. क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन सारे पेशेंट्स को सर जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं इंडिया के फ्यूचर कैंसर केयर के बारे में, जो आपको कुछ ब्राइट चीजें दिखती हों, जो शायद उनको कुछ इनसे होप मिल जाए आपकी कुछ बात सुन के, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैंने बोला ना कि अभी तक हम लोग मैक्सिमम कारपेट बॉम्बिंग कर रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर ने क्या दिखाया? प्रिसिशन बॉम्बिंग। तो कैंसर में जब प्रिसिशन बॉम्बिंग आएगा, ये सो कॉल्ड केमोथेरेपी एक दिन चला जाएगा। वी आर एंटरिंग द एरा ऑफ सेल थेरेपी। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड एंड द गुड न्यूज इज इंडिया ने अपना इंडिजिनस सेल थेरेपी भी डेवलप कर रहा है। सो वी यूज, सी कैंसर इज एक्चुअली एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। सबके शरीर में कैंसर सेल्स बनते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत मार देते हैं। अगर वो मिस कर जाता है तो हमारा कैंसर होता है, समझे? तो वो इम्यूनोलॉजी को बूस्ट करने के लिए और उसी सेल को यूज करके सेल थेरेपी करके अगर हम सारे कैंसर को खत्म करेंगे, दैट वुड बी अ वेरी ब्राइट डे। बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर इज ऑल्सो स्मार्ट, सो इट टेक्स अप न्यू पाथवेज, बट वी ह्यूमंस आर ऑल्सो स्मार्ट। So let us be smart, let us be precise, but we should not ignore that we are not treating a disease called cancer. We are treating a human who has cancer. I think that is a very beautiful message that you gave, sir. At the end of it, it's not a patient but a human. Yeah. जो हमें ध्यान रखना चाहिए, and a human with all sorts of emotions. And बात हमने वहीं end की जहाँ शुरू की थी, sir. Cancer is so much medical, but it is also mental and psychological at the same time. Absolutely. It was such a wonderful discussion to have with you, sir. Thank you so much for taking out time. My pleasure. And it was a really insightful discussion. I'm sure हमारे patients को इससे बहुत फायदा होगा, sir. Yes, and they can write to us if they want to do. I think many patients on their own initiatives have made such a difference. So, I support patient advocacy groups, I support patient organizations. Let us all work together. Because enemy भी तो बड़ा है ना। सही बात। तो हमको भी हमारे शस्त्र और सशक्त होने चाहिए। Exactly. Right, sir. Thank you so much for making time, sir. Thank you so much for being here, sir. Yeah.